नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट और ब्रेकिंग न्यूज। आज की ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन में तैनात होगी ब्रिटेन की सेना। पीएम स्टार्मर का ज़ेलेंस्की को भरोसा, पश्चिमी देशों में रहेगी ब्रिटिश आर्मी। यूक्रेनी फौज को ट्रेनिंग देगी ब्रिटिश सेना और ट्रेनिंग के नाम पर ब्रिटिश सेना की तैनाती की खबर आ रही है। और इसी के साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर से परमाणु जंग में तब्दील हो सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन अपनी पूरी शक्ति लगातार यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि ज़ेलेंस्की अपनी हार टालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सैनिकों और हथियारों की कमी ने ज़ेलेंस्की की बेचैनी को बढ़ा दिया और विशेषज्ञ मान रहे हैं कि बौखलाहट और देश को हार से बचाने के लिए यूक्रेन आत्मघाती कदम भी उठा सकता है। यूक्रेन ने कुछ दिन पहले ही रूस के खिलाफ एटमी हमले पर सर्वे कराया है और कुर्स्क में न्यूक्लियर प्लांट के बेहद करीब हमलों की शुरुआत कर दी है। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की एक बार फिर कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट के जरिए रूस पर दबाव बना सकते हैं। न्यूक्लियर बम का प्रहार, न एटमी वॉरहेड से हमला, फिर भी एटमी धमाके से दहल सकता है रूस। क्योंकि अभी भी कुर्स्क में मौजूद है ज़ेलेंस्की की सेना। अभी भी यूक्रेन के हथियारों की रेंज में कुर्स्क का न्यूक्लियर प्लांट। रूस ने कजान में हमला किया, ओरियोल में हमला किया, रोस्टोव को भी दहलाया, लेकिन अब कुर्स्क में जिस तरह का हमला हुआ वो एक बड़ा संकेत है। अब तक के हमलों से यही लग रहा था कि ज़ेलेंस्की की सेना रूस की सेना और तेल ठिकानों और एयरबेस को तबाह करने की कोशिश कर रही है। रूस ने हमलों के इस सीरीज को आगे भी बढ़ाया है। रोस्टोव में यूक्रेन ने बिलेरोवो एयरफील्ड को निशाना बनाया। तातारस्तान में ड्रोन के गोदाम को भस्म कर दिया। लेकिन कुर्स्क में हाइमार्स से जहां हमले हुए वो लोकेशन बेहद अहम है। यूक्रेन अपनी जमीन पर कई इलाकों में हार का सामना कर चुका है। कई इलाकों में रूसी सेना का भीषण प्रहार हो रहा है। लेकिन रूस के एक ऑपरेशन ने ज़ेलेंस्की की नींद उड़ा दी है। रूस का कीव मिशन एक बार फिर आगे बढ़ रहा है। कीव पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे अहम है बेलारूस से कीव की ओर बढ़ रही सेना। ज़ेलेंस्की के पास मुकाबले के लिए न पर्याप्त सैनिक हैं, न घातक हथियार। यही वजह है कि अब ज़ेलेंस्की को कीव बचाने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। और ये रूस में एटमी धमाके से हो सकता है, और इसके लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट आसान टारगेट है। ज़ेलेंस्की के पास सीमित सैनिक हैं, सीमित हथियार हैं, लेकिन चुनौती रूस जैसे ताकतवर देश को जीत से रोकने की है। सबसे अहम कुर्स्क की जंग भी है। यूक्रेन किसी भी कीमत पर कुर्स्क को खाली नहीं करना चाहता है। यही वजह है कि अब ज़ेलेंस्की का न्यूक्लियर प्लान एक्टिव हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने एक सर्वे भी कराया है। सर्वे के मुताबिक 60% यूक्रेनी चाहते हैं कि रूस पर एटमी हमला हो। 75% लोग चाहते हैं कि यूक्रेन एटमी हथियार इस्तेमाल करे। कीव की एक संस्था ने यह सर्वे कराया है।
50% लोग चाहते हैं कि देश में एटमी हथियार विकसित हों। अब सवाल है कि जब यूक्रेन के पास परमाणु हथियार है ही नहीं, फिर ऐसे सर्वे का क्या मतलब? विशेषज्ञ मानते हैं कि ज़ेलेंस्की अपने देश के लोगों की राय जानना चाहते थे ताकि दूसरे तरीकों से रूस पर एटमी हमला किया जा सके। एटमी हमले के माहौल से यूक्रेन को कई और फायदे भी हो सकते हैं। नेटो से दोबारा तेजी से हथियार सप्लाई शुरू हो सकती है। रूस कीव पर हमले और कब्जे का अभियान छेड़ सकता है। रूस सीज़फायर की बातचीत की शर्तों में नरमी ला सकता है। यूक्रेन ने रूस और नेटो को चेतावनी देने के लिए कुर्स्क के बेहद करीब रील्स को निशाना बनाया है। रील्स के हमले से रूस क्यों सचेत है, ये समझ लीजिए। यूक्रेन ने कुर्स्क के रील्स में हाइमार्स से हमला किया। यूक्रेन के टारगेट पर रूसी सेना के बैरक थे। हाइमार्स से हमले में सैन्य अफसरों के घर नष्ट हो गए। रिहायशी इलाकों में भी धमाके हुए, लेकिन इस हमले को एटमी धमाके का ट्रेलर माना जा रहा है क्योंकि कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट से सिर्फ 69 किलोमीटर दूर है और इस हमले के बाद कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट के लिए खतरा बढ़ गया है। रूस को न्यूक्लियर प्लांट में धमाके का डर है। धमाके से रेडिएशन और बड़ी तबाही हो सकती है। कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट से रूस यूरोप में तबाही का डर है। रेडिएशन से बहुत बड़े इलाके में नुकसान हो सकता है। कई देशों से रेडिएशन फैल सकता है और कई लोगों की मौत का खतरा भी है। रूस को फिक्र में डालने वाला दूसरा बड़ा हमला रोस्टोव में हुआ। यहां यूक्रेन के कई ड्रोन अचानक आसमान में नजर आए। एयर डिफेंस से ड्रोन गिराने का अभियान शुरू हुआ, लेकिन धमाका टाला नहीं जा सका। रूस के सबसे बड़े सैन्य ट्रेनिंग ग्राउंड में धमाका हुआ। रोस्टोव के कादामोवस्की में काफी नुकसान हुआ। ट्रेनिंग ग्राउंड के हथियार गोदाम में आग लग गई। रोस्टोव के ही मिलेरोवा एयरफील्ड पर भी हमले की कोशिश हुई। रूस ने यूक्रेनी मिसाइल को गिराने का दावा किया है। पुतिन यूक्रेन के हमले से इसलिए तिलमिला गए हैं क्योंकि कादामोवस्की मिलिट्री ग्राउंड रूस का सबसे बड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड है। यहीं से यूक्रेन में सैनिकों की सबसे अधिक सप्लाई होती रही। रोस्टोव में 13 मिसाइलों से हमले किए जा चुके हैं। रोस्टोव में ही 84 ड्रोन का इस्तेमाल किया जा चुका है। रोस्टोव में कई रिफाइनरी और एक केमिकल प्लांट नष्ट हो चुका है। यूक्रेन की सीमा के करीब होने की वजह से युद्ध में रोस्टोव से ही सैनिक, रसद और तेल की सप्लाई हो रही है। लेकिन अब यहां हर दिन धमाके हो रहे हैं, आग लग रही है, तबाही मच रही है। ये रूस के तातारस्तान की तस्वीरें हैं। लोग अचानक भागने लगे, तभी बर्फ के बीच एक जोरदार धमाके के साथ आग का गुबार उठा। ये रूस के कामिकाज़े ड्रोन का गोदाम था, लेकिन दावा है कि यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने इसे भस्म कर दिया। गोदाम में ईरान के शाहिद 136 ड्रोन रखे गए थे। आग की वजह से रूस का ड्रोन भंडार खत्म हो गया। ईरान से आए ड्रोन के हिस्से भी गोदाम में रखे गए थे। कजान में हमले के बाद ये तातारस्तान में दूसरा बड़ा हमला है। कीव में बड़े हमले के बाद इसे यूक्रेन के बदले का एक्शन माना जा रहा है, लेकिन सबसे अहम ज़ेलेंस्की का कुर्स्क प्लान है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर कीव के करीब रूस की सेना पहुंचती है या फिर ट्रंप के शपथ के बाद यूक्रेन को अकेला छोड़ा जाता है, तो यूक्रेन कुर्स्क के न्यूक्लियर प्लांट के जरिए दुनिया को एटमी तबाही की आग में झोंक सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
बड़ी खबर इस वक्त कुर्स्क में यूक्रेन का ड्रोन हमला हुआ है। रूसी सेना के कई वाहन नष्ट हुए हैं। रूसी सैनिकों का पीछा करके प्रहार किया गया है। रूस के सीक्रेट ऑपरेशन की जानकारी लीक हो चुकी है। खुफिया रिपोर्ट है कि बेलारूस की सीमा से रूसी सेना के सैन्य वाहन यूक्रेन की जमीन पर पहुंच चुके हैं। इन सभी वाहनों पर जेड के बजाय ओ अक्षर लिखा हुआ है। कुर्स्क पर हमला करने के लिए जेलेंस्की ने बेलारूस सीमा से बड़ी संख्या में सेना हटाई थी। रूस ने इसी का फायदा उठाते हुए बेलारूस फ्रंट से जंग शुरू करने का फैसला किया है। पुतिन की रणनीति है कि कुर्स्क से सेना हटाने के लिए दबाव बनाना और 20 जनवरी से पहले ज्यादा से ज्यादा यूक्रेनी जमीन पर कब्जा जमाना। इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया, इस रिपोर्ट के जरिए आप ये समझिए। जनवरी ऐसी तारीख है जो रूस यूक्रेन के युद्ध की दशा और दिशा तय करेगी। लेकिन उससे पहले यूरोपियन यूनियन और रूस दोनों आशंकित हैं। युद्ध से जुड़ी दोनों शक्तियां अपनी अपनी सामरिक स्थिति को बेहतर और मजबूत बनाने में जुटी हैं, ताकि भविष्य में अगर कोई शांति समझौता आकार लेता है तो अपने अपने हित साधने के लिए पलड़ा भारी रहे। ईयू का लक्ष्य है कुर्स्क में यूक्रेन का कब्जा जमाए रखना, जबकि रूस का लक्ष्य है यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा जमा लेना। ईयू यूक्रेन को समर्थन देकर रूस को ज्यादा से ज्यादा सैन्य नुकसान पहुंचाने की कोशिश में कामयाब हो रहा है और रूस कुर्स्क से यूक्रेनी सेना को बाहर करने के साथ ही कीव पर कब्जा जमाने का ऑपरेशन शुरू कर चुका है। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर अभी रूसी सेना पोक्रोवस्क, ज़ैपोरिज़िया से सटे इलाकों में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही। अगर पूर्व दिशा से कीव पर कब्जे का ऑपरेशन चलाया गया तो इसमें बहुत लंबा वक्त लगना तय है। इसीलिए राष्ट्रपति पुतिन ने अपने गठबंधन की मदद से कीव पर कब्जे का ऑपरेशन ओ शुरू कर दिया है। उत्तरी यूक्रेन में रूसी सेना के ओ अक्षर लिखे सैन्य वाहन देखे गए हैं। ये पुतिन के ऑपरेशन ओ शुरू करने का प्रमाण है। ऑपरेशन ओ का मतलब है जंग का बेलारूस फ्रंट खुल जाना। अभी तक युद्ध में जेड अक्षर लिखे वाहन नजर आते रहे हैं। जेड सिंबल वाले सैन्य वाहन पश्चिमी रूस में तैनात सेना के हैं, लेकिन अब यूक्रेन में ओ अक्षर लिखे सैन्य वाहन नजर आ रहे हैं। ओ सिंबल वाले रूसी सैन्य वाहन बेलारूस में तैनात रहते हैं। अब पुतिन ने कीव पर कब्जे का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बेलारूस से जंग का फ्रंट खोल दिया गया है। कीव पर कब्जे का मतलब होगा यूक्रेन को सरेंडर पर मजबूर कर देना। कीव पर कब्जा होते ही पोलैंड से सटे यूक्रेनी भूभाग पर रूस का नियंत्रण हो जाएगा। साथ ही वेस्टर्न हथियारों की सप्लाई भी कट जाएगी। इसके अलावा यूक्रेन को अपनी राजधानी यहां से हटानी होगी। बेलारूस सीमा से कीव की दूरी 90 किलोमीटर है। बेलारूस से रूसी सेना कीव की तरफ बढ़ चुकी है। कीव पर कब्जे का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। 20 जनवरी से पहले पुतिन ने कीव विजय का लक्ष्य तय कर लिया है।
यूक्रेन युद्ध पर नजर रखने वाले ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का दावा है कि रूसी सेना के कई सैन्य वाहन यूक्रेनी सेना की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर बेलारूस से यूक्रेन में दाखिल हो चुके हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक बेलारूस के स्कोर्दोनोए सीमा से रूसी फौज यूक्रेन में दाखिल हो चुकी है। दावा है कि रूसी सेना के कई सैन्य वाहन यूक्रेन में घुस गए हैं। इस रिपोर्ट के बाद यूक्रेन ने बेलारूस से सटी सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। पूर्वी फ्रंट लाइन पर रूस के साथ जंग में जुटी सेना को बेलारूस सीमा पर ट्रांसफर किया गया है। अब पहले के मुकाबले बेलारूसी सीमा पर यूक्रेन ने सेना की तैनाती बढ़ा दी है। फिलहाल बेलारूस की सीमा पर 12,000 यूक्रेनी जवानों को भेजा गया है। बेलारूस फ्रंट खोलने के संकेत अमेरिका की एडवाइजरी से भी मिल रहे हैं। अमेरिका ने बेलारूस में रहने वाले अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है। विदेश विभाग ने कहा है कि अमेरिकी नागरिक तुरंत बेलारूस छोड़ दें। बेलारूस में अमेरिकी नागरिक भीड़ भाड़ वाले आयोजनों से दूर रहें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के इस्तेमाल को कम करें। इसके साथ ही आपात स्थिति में स्टेप यानी स्मार्ट ट्रैवलर एनरोलमेंट प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन कर लें। संकेत साफ है कि अब जंग का विस्तार बेलारूस तक होने वाला है। सीरिया और लेबनान युद्ध से पहले भी अमेरिका ने ऐसी ही एडवाइजरी जारी की थी और परिणाम जग जाहिर है। रूस ने कीव पर दो तरफ से हमले शुरू कर दिए हैं। रूसी सेना ने कीव पर बीती रात फिर हमले किए। यूक्रेनी मीडिया की रिपोर्ट है कि 23 दिसंबर की रात कीव में कई धमाके सुने गए। रूस के हमले में कीव के कई पावर स्टेशन तबाह हो गए। पावर स्टेशन तबाह होने से कीव सहित सुमी, चरकेसी, चेरनिहिव, किरोवोग्राद और पोल्टावा जिलों के कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया। रूसी सेना कीव को ऊर्जा विहीन बनाने में लगी है और उसके बाद बेलारूस फ्रंट से बड़ा धावा बोला जाएगा। कीव विजय की जंग में नॉर्थ कोरियाई सैन्य शक्ति का भी इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट है कि अभी तक नॉर्थ कोरिया सैनिक कुर्स्क में जंग लड़ रहे हैं। कुर्स्क की जंग में नॉर्थ कोरिया के करीब 3,000 जवान मारे जा चुके हैं। अब किम 2,000 नए जवानों को रूस भेज रहा है। इसके साथ ही पोकपोक-जोंग-2 मिसाइल भी रूस भेजी जा रही है। इस मिसाइल की रेंज 1200 किलोमीटर तक है। ये नॉर्थ कोरिया से रूस के त्यूमिन प्रांत पहुंची ट्रेन की तस्वीरें हैं। इस ट्रेन पर पोकपोक-जोंग-2 मिसाइल सिस्टम नजर आ रहे हैं। पुतिन गठबंधन के किम ने नए हथियार और सैनिक भेज दिए हैं, तो बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपनी जमीन से कीव पर हमले को हरी झंडी दे दी है। बेलारूस फ्रंट खुलते ही जंग का विस्तार तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। बड़ी खबर आ रही है। डोनेस्क में रूसी काफिले पर हमला हुआ है। यूक्रेन के ड्रोन हमले में 3 रूसी टैंक भस्म हुए हैं। रेविवका की तरफ से बढ़ रही थी रूसी सेना। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की शपथ का दिन करीब आ चुका है, तो राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन फतह की तैयारियां तेज कर दी हैं। रूसी सेना ने बीते 24 घंटे में यूक्रेन के कई शहरों पर भीषण हमले किए हैं। पुतिन का प्रमुख टारगेट यूक्रेन का डोनेस्क है। पुतिन पूरे डोनेस्क और इसके बाद नीप्रो पर कब्जे की कोशिश में है। दरअसल ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले व्लादिमीर पुतिन की कोशिश यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर कब्जे की है, फिर इसके लिए उन्हें आधे यूक्रेन को राख ही क्यों ना बनाना पड़े। साल 2024 खत्म होने को है, लेकिन रूस यूक्रेन की जंग का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है।
यूक्रेन जंग में इस वक्त सबसे ज्यादा बारूद पूर्वी यूक्रेन में बरस रहा है। पूर्वी यूक्रेन में पुतिन के सैनिक ज़ेलेंस्की के जवानों को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बीते एक हफ्ते में रूस ने यूक्रेन की 210 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। रूस ने सिर्फ डोनेट्स्क में 14 इलाकों पर कब्जा किया है। रूसी सेना कुपियांस्क, टोरेत्स्क, पोक्रोवस्क में आगे बढ़ रही है। 2024 खत्म होने से पहले रूस टोरेत्स्क और पोक्रोवस्क पर कब्जा कर सकता है। पुतिन ने जंग का केंद्र बिंदु पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क को बना दिया है। रूस की सेना यहां बेहद तेजी से आगे बढ़ रही है। पुतिन जल्द से जल्द पूरे डोनेट्स्क पर कब्जा करना चाहते हैं। यही वजह है कि पुतिन यूक्रेन में लड़ रही सेना का 30% हिस्सा डोनेट्स्क में झोंक चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 50,000 जवानों ने डोनेट्स्क में मोर्चा संभाल रखा है और सभी का उद्देश्य एक ही है, हर हाल में डोनेट्स्क फतेह करना है। डोनेट्स्क में यूक्रेन के 3 बैटल ग्रुप जंग लड़ रहे हैं, जिन्होंने बीते 24 घंटे में यूक्रेन को भारी क्षति पहुंचाई है। डोनेट्स्क में लड़ रहा रूस का पहला बैटल ग्रुप है सेंटर, जिसने 24 घंटे में यूक्रेन के 610 सैनिकों को मार डाला है। वहीं 2 टैंक और 6 सैन्य वाहन नष्ट कर दिए हैं। डोनेट्स्क रीजन में लड़ रहा रूस का दूसरा बैटल ग्रुप है वोस्तोक, जिसके साथ जंग में 155 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। वहीं यूक्रेन को 1 टैंक और 4 सैन्य वाहनों का नुकसान हुआ है। जबकि तीसरे ग्रुप का नाम है युग बैटल ग्रुप। युग बैटल ग्रुप के हमले में 400 सैनिकों की मौत हुई है। वहीं 6 टैंक तबाह हो गए हैं। कुल 9 सैन्य वाहन नष्ट होने की खबर है। इधर यूक्रेन ने भी डोनेट्स्क को बचाने की कवायद शुरू कर दी है। जमीनी सैन्य मोर्चे पर फेल होते देख ज़ेलेंस्की ने डोनेट्स्क के शहरों और रूस की सैन्य टुकड़ियों पर एयर अटैक का आदेश जारी किया है। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने डोनेट्स्क पर 6 मिसाइल अटैक किए हैं। हालांकि रूस का दावा है कि उसने सभी हमलों को विफल कर दिया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी के साथ ही पुतिन पूर्वी यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर कब्जे का निश्चय कर चुके हैं। पुतिन की वॉर डायरी में 19 जनवरी से पहले डोनेट्स्क से निप्रो तक रूसी ध्वज फहराने का प्लान सेट हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत के बाद पुतिन ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए थे। पीले रंग से जो हिस्सा आप इस वक्त देख रहे हैं, इस पूरे इलाके पर 2024 की शुरुआत में रूस का कब्जा था। यानी जनवरी 2024 में बाखमुत पर रूस कब्जा कर चुका है। पुतिन की सेना वुहलेदर के करीब थी, लेकिन पोक्रोवस्क, काराखोव और चासिब यार से काफी दूर थी। अब काले रंग जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये अभी के हालात हैं और इस इलाके में रूस ने बीते 1.5 महीने से कब्जा किया हुआ है। यानी इस वक्त रूस वुहलेदर और काराखोव पर कब्जा कर चुका है। वहीं पोक्रोवस्क और चासिब यार के बेहद ज्यादा करीब है। दावा इसी हफ्ते से किया जा रहा है कि दोनों इलाकों में रूस के कब्जे हो जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप के साथ बातचीत की मेज पर जाने से पहले पुतिन की कोशिश पावरालोहराद और नीप्रो तक कब्जे की है। यानी पुतिन डोनेट्स्क से लेकर नीप्रो तक स्थायी कब्जा चाहते हैं। न सिर्फ पुतिन की ग्राउंड फोर्स बेहद आक्रामक है, बल्कि उनकी ड्रोन ब्रिगेड ने भी यूक्रेन के शहरों को दहलाना शुरू कर दिया है। पुतिन की ड्रोन ब्रिगेड यूक्रेन के बड़े शहरों को चुन चुन कर टारगेट कर रही है। रूस ने बीते 24 घंटे में यूक्रेन के पोल्टावा, सुमी, खार्किव, कीव, चेर्निहिव,
चार्स्की, ज़ायटोमीर और ओडेसा पर ड्रोन हमले किए। रूस ने इन 8 शहरों पर 72 ड्रोन दागे। दावा है कि 47 ड्रोन यूक्रेन ने हवा में ही नष्ट कर दिए, जबकि 25 ड्रोन टारगेट को हिट करने में आंशिक तौर पर सफल रहे। एक तरफ रूस यूक्रेन के प्रमुख शहरों को दहला रहा है, पूर्वी यूक्रेन की जमीन पर कब्जे के इरादे से आगे बढ़ रहा है, तो वहीं कुर्स्क को जल्द से जल्द खाली करवाने के प्लान पर भी काम कर रहा है। कुर्स्क की जमीन पर भी यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कुर्स्क में बीते 24 घंटे में यूक्रेन के 300 सैनिकों की मौत हो चुकी है। वहीं 2 टैंक तबाह हुए हैं। रूस ने यूक्रेन के 3 इन्फेंट्री व्हीकल तबाह कर दिए, जबकि 4 सैन्य वाहनों को नष्ट कर दिया। पुतिन की सेना कुर्स्क में बेहद आक्रामक है। रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की के जवान सैन्य मोर्चे से पीछे हट रहे हैं। बीते 24 घंटे में रूस ने कुर्स्क के 2 इलाकों पर वापस कब्जा कर लिया है। अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो यूक्रेन कुर्स्क के कब्जे वाली आधे से ज्यादा जमीन खो चुका है। 19 अगस्त को यूक्रेन का कुर्स्क की 1250 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा था, जबकि अब यूक्रेन के पास कुर्स्क का 500 वर्ग किलोमीटर से भी कम हिस्सा बचा है। अब पुतिन की कोशिश 19 जनवरी से पहले इस 500 वर्ग किलोमीटर के इलाके को खाली करवाने की है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति जहां ट्रंप की वापसी से पहले पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा चाहते हैं, वहीं कुर्स्क की हर एक इंच से यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ने की कोशिश में है। ताकि बात ट्रंप के साथ बातचीत के टेबल पर आती है तो वो यथास्थिति बनाए रखने की शर्त रख सके। इसीलिए पुतिन का प्लान ज्यादा से ज्यादा जमीन कब्जाने का है और इसके लिए पुतिन किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है, हूती का अमेरिका से युद्ध का ऐलान। यमन में जुटे हजारों हूती लड़ाके अमेरिका को खत्म करने की शपथ ली। इजराइल अरब में ईरान की प्रॉक्सी पावर को लगभग ध्वस्त कर चुका है। अब उसके सामने आखिरी चुनौती यमन का हूती बाकी है। यमन से एक बार फिर हूती ने तेल अवीव पर मिसाइल हमले किए हैं। हूती के लगातार हमलों के बाद नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना पूरी ताकत के साथ हूती पर हमले करेगी। अमेरिका ने भी हूती के खिलाफ हवाई हमले किए हैं और जमीनी जंग भी छेड़ी हुई है। ईरान अपनी आखिरी पावर को बचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। देखिए सीरिया के बाद कैसे यमन जंग का नया अखाड़ा बनता जा रहा है और ईरान कैसे हूती को बचाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल अपने बॉर्डर से सटे लेबनानी प्रॉक्सी के हमले लंबे समय तक झेलता रहा। उसके बाद लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन चलाकर हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया गया। इजराइल और अमेरिका की संयुक्त रणनीति से सीरिया, इराक और लेबनान में ईरान की प्रॉक्सी पावर खत्म हो गई। लेकिन अब उसके सामने इकलौता प्रॉक्सी खतरा बचा है, यमन का हूती मिलिशिया संगठन। 23 दिसंबर को एक बार फिर हूती ने सेंट्रल इजराइल पर मिसाइल हमला किया। सेंट्रल इजराइल के कई शहरों में एयर रेड अलर्ट के सायरन गूंजने लगे। हूती प्रवक्ता हेजम अल असद ने कहा है कि हमला सटीक रहा, जबकि इजराइल ने दावा किया है कि हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ।
शेल्टर में शरण लेने के लिए दौड़े 20 घायल हुए हैं, जिन्हें दौड़ते हुए गिरने से मामूली चोटें आई हैं। इस हमले के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हूती पर बड़े हमलों का ऐलान कर दिया है। आज रात हूती पर अमेरिका और इजरायल के साझा हमले शुरू हो सकते हैं। इजरायली सेना हूती पर हवाई हमलों की तैयारी कर रही है। यूएस सेंटकॉम ने कहा है कि हैरी एस ट्रूमन का क्रू यमन में बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार है। यमन के हूती नियंत्रित इलाके पर भीषण बमबारी होने वाली है। अमेरिका और इजरायल ने हूती के खिलाफ संयुक्त ऑपरेशन के साथ साथ जमीनी ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। ईरान की कमजोर हालत का फायदा उठाने में यूएई और सऊदी अरब भी जुट गए हैं। यमन में हूती नियंत्रित इलाकों पर एसटीसी ने हमले शुरू कर दिए हैं। एसटीसी ने ताइज पर कई हमले किए हैं। इसके अलावा दूसरे छोर से सऊदी अरब ने हूती के इलाकों पर आर्टिलरी हमले तेज कर दिए हैं। हूती के सादाह बेस पर सऊदी अरब की सेना ने भीषण बमबारी की है। यमन में एसटीसी हूती का विरोधी संगठन है। एसटीसी यमन का अलगाववादी संगठन है। इसका पूरा नाम सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है। एसटीसी 26 संगठनों का एक गुट है। यह यमन के दक्षिणी हिस्से में तावाही जिले पर नियंत्रण रखता है। इससे यूएई का समर्थन हासिल है। अमेरिका और इजरायल ने हूती के दुश्मन यूएई और सऊदी अरब को जमीनी जंग में उतार दिया है। हिजबुल्ला हूती जैसे संगठनों के दम पर ईरान अरब का खलीफा बनने का ख्वाब देख रहा था। हिजबुल्ला खत्म हो चुका है और अब हूती के खिलाफ जंग शुरू हो चुकी है। ईरान ने कहा है कि यमन पर हमलों से जंग का विस्तार होगा। ईरान के स्ट्रेटेजिक काउंसिल के प्रमुख कमाल खराजी ने कहा है, ईरान जंग का विस्तार नहीं चाहता है, लेकिन जंग के लिए तैयार है। क्षेत्रीय तनाव के चलते जंग छिड़ी तो ऑपरेशन 2 प्रॉमिस फिर शुरू किया जाएगा। ईरान को अस्तित्व पर खतरा महसूस होता है तो परमाणु सिद्धांतों में बदलाव कर परमाणु शक्ति कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ईरान नहीं चाहता है कि उसकी आखिरी ताकत भी खत्म हो जाए। परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका ईरान इसीलिए इजरायल को धमकी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन से युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पुतिन ने नए टारगेट फिक्स कर दिए हैं। उधर नेटो ने भी लंबी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। नेटो ने खुलासा किया है कि रूस का झूठ बेनकाब हो गया है। पुतिन युद्ध की तैयारी 2017 से कर रहे थे। इसके लिए हाईटेक हथियार बड़ी तादाद में बनाए गए। आखिर किस आधार पर दावा किया जा रहा है और किस हथियार को लेकर नेटो में खलबली मची हुई है, जिसके मलबे में मिले एक हिस्से से रूस का खौफनाक मंसूबा सामने आया है। इस पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन की तबाही फिक्स हो चुकी है। अब पुतिन के टारगेट पर नेटो देश आ गए हैं। यानी यूरोप में एक ऐसी जंग जल्द शुरू होने का अंदेशा है जो कभी भी न्यूक्लियर युद्ध में बदल सकती है। क्योंकि नेटो के हाथ ऐसे सबूत लगे हैं जिससे दावा किया जा रहा है कि नेटो विध्वंस के लिए रूस काफी वक्त से तैयारी कर रहा है। नेटो ने
दावा किया है कि रूस सिर्फ यूक्रेन तक युद्ध सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि वो आगे दूसरे नेटो देशों पर भी हमला करेगा। रूस इसके लिए साल 2017 या उससे पहले से ही तैयारी कर रहा था। उसने इसके लिए विध्वंसक हथियार बनाने शुरू कर दिए थे। यही वो सबूत है जिसके आधार पर नेटो ने दावा किया है कि यह ऑरिस्टिक बैलिस्टिक मिसाइल का ही एक हिस्सा है। रूस ने 21 नवंबर को नीप्रो पर ऑरिस्टिक से हमला किया था। तभी यूक्रेन ने ऑरिस्टिक के मलबे को इकट्ठा करके नेटो को सौंप दिया। नेटो ने जांच में पाया कि ऑरिस्टिक मिसाइल पर एक सीरियल नंबर 3028111002 लिखा मिला, जिसके साथ ही प्रोडक्शन की तारीख 12 अप्रैल 2017 भी लिखी मिली। नेटो ने दावा किया कि ऑरिस्टिक को 7 साल पहले बनाया गया था, जिसका इस्तेमाल अब किया गया है। यानी रूस ने ऑरिस्टिक का प्रोडक्शन 2017 या फिर उससे पहले शुरू कर दिया था और बहुत बड़े स्तर पर ऐसा किया जा रहा था। ऑरिस्टिक के मलबे से नेटो ने माना है कि रूस के पास इसकी तकनीक पहले से मौजूद थी। इसका सीधा मतलब है कि रूस मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइलों की बड़ी खेप बना चुका है। अब सवाल उठ रहा है कि इतनी तादाद में रूस ने मिसाइलें क्यों तैयार की हैं? क्या पुतिन किसी बड़े मिशन पर काम कर रहे हैं, जिसके जरिए वो यूरोप में अपनी बादशाहत फिर से कायम कर सकें? पुतिन के मंसूबे को देखते हुए नेटो भी तैयारी में जुट गया है, क्योंकि एक दिन पहले ही पुतिन ने धमकी दी थी, हम अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल कीव के उन सहयोगियों पर भी कर सकते हैं जो यूक्रेन को युद्ध में बनाए रखने के लिए सैन्य मदद पहुंचा रहे हैं। जाहिर है यह धमकी पश्चिमी देशों को दी गई, क्योंकि नेटो से ही सबसे ज्यादा हथियार यूक्रेन को मिल रहे हैं। इसको भांपते हुए जर्मनी के रक्षा मंत्री ने अंदेशा जताते हुए कहा है, व्लादिमीर पुतिन तीसरे विश्व युद्ध को भड़काकर यूरोप पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में जर्मन सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने की जरूरत है, जिसका मतलब है अधिक खर्च। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने जो कहा, उसके बाद दूसरे नेटो देश भी सहम गए, क्योंकि पहले से ही ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं और मंदी की आहट की चर्चा से भी घबराहट बढ़ी हुई है। लेकिन अगर रूस ने युद्ध थोप दिया तो आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ पोलैंड भी चौकन्ना हो गया है। वो लगातार बेलारूस बॉर्डर और बाल्टिक सागर पर निगरानी रख रहा है। उसने कैलिनिनग्राद बॉर्डर और सुवाल्की कॉरिडोर पर भी तैनाती बढ़ा दी है। पोलैंड से एक यूएस टोही ड्रोन ने उड़ान भरी, जो पोलैंड से लिथुआनिया होते हुए कैलिनिनग्राद के पास तक पहुंचा। RQ-4B ग्लोबल हॉक स्ट्रैटेजिक ड्रोन ने 23 दिसंबर को उड़ान भरी थी। वो हवा में करीब 17 घंटे तक रहा। यानी नेटो बाल्टिक सागर में कुछ बड़ा कर सकता है। हो सकता है रूस के न्यूक्लियर बेस कैलिनिनग्राद पर भी हमला कर दे। रूस ने दावा किया है कि ग्लोबल हॉक 23 जून को काला सागर में ड्यूटी पर था, तब सेवेस्तोपोल पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया था। और अब ग्लोबल हॉक बाल्टिक सागर में एयर पैट्रोलिंग कर रहा है, यानी नेटो कैलिनिनग्राद पर अटैक कर सकता है। जबकि बार बार पुतिन और उनकी कैबिनेट के सदस्यों द्वारा ऑरिस्टिक मिसाइल से हमले की धमकी के बाद पेंटागन भी सतर्क है। अब अमेरिका ने टेस्टिंग के बाद F-15 की नई खेप उतार दी है। ये उसी का वीडियो है। यानी अमेरिका यूक्रेन के अलावा दूसरे नेटो देशों को F-15 और दूसरे हथियार देकर युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है।
जिससे पुतिन को आगे बढ़ने से रोका जा सके। जबकि यूक्रेन को भी लंबे युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है, जिससे रूस यूक्रेन तक ही सीमित रहे। इसके लिए यूक्रेन को अमेरिका से मिसाइल प्रोडक्शन की तकनीक दी जा रही है। अब यूक्रेन मॉस्को तक हमला करने में सक्षम मिसाइलें बनाने की तैयारी में है। यूक्रेन ट्रम्बिटा मिसाइल बनाने जा रहा है, जिसकी स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटे और रेंज 200 किलोमीटर है। इसका प्रोडक्शन करने के लिए उसे तकनीक नेटो के सदस्य देशों से मिल चुकी है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने ट्रम्बिका का फील्ड परीक्षण पूरा कर लिया है। अब प्रोडक्शन युद्ध स्तर पर किया जाएगा। इसके अलावा नेपच्यून और ग्रोम 2 मिसाइलें भी बनाने जा रहा है। यानी यूक्रेन तेजी से मिसाइल कार्यक्रम बढ़ा रहा है। साथ ही यूक्रेन लंबी दूरी के ड्रोन भी तेजी से बना रहा है। यूक्रेन एक साल में 3000 से ज्यादा ड्रोन बनाने जा रहा है, जबकि 10 अलग अलग मिसाइलों पर काम कर रहा है, जो रूस के किसी भी कोने में हमला कर सके। जबकि पेंटागन ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि रूस ने पिछले कुछ वक्त में कई न्यूक्लियर ड्रिल की हैं, पश्चिमी देशों को एटमी धमकी दी है। दरअसल यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का पहला चरण है। यानी अमेरिका को भी अंदाजा है कि रूस कभी भी पश्चिमी देशों पर हमला कर सकता है। वो सिर्फ यूक्रेन के खात्मे का इंतजार कर रहा है। इसके बाद उसके अगले टारगेट फिक्स हैं। अगर नेटो बीच में आया तो रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। यूक्रेन अब तक नेटो देशों के दम पर जंग लड़ रहा था, लेकिन अब ज़ेलेंस्की के वैज्ञानिकों ने नए और आधुनिक हथियार तैयार किए हैं, जो न सिर्फ स्वदेशी हैं बल्कि जंग के रुख को 360 डिग्री पलट सकते हैं। यूक्रेन के ये नए हथियार कौन से हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। दो 2025 में रूस यूक्रेन की जंग सिर्फ सैनिकों और पारंपरिक हथियारों से नहीं लड़ी जाएगी, क्योंकि नए साल पर ज़ेलेंस्की के मशीनी योद्धा जंग में उतरने वाले हैं। दो 2025 में यूक्रेन 2 रोबो हथियारों से जंग लड़ने वाला है। नंबर 1 रोबोटिक ब्राउनिंग मशीन गन, नंबर 2 ड्रैगन ड्रोन। वीडियो में नजर आ रहा यह यूक्रेन का सबसे नया और आधुनिक रोबोटिक ब्राउनिंग मशीन गन है, जिसे चलाने के लिए किसी सैनिक की जरूरत नहीं होती। यूक्रेनी वैज्ञानिकों ने इसे एक रोबोट पर फिट किया है, जो देखने में एक टैंक की तरह नजर आता है। इसे वॉर ग्राउंड से कई किलोमीटर दूर बैठा यूक्रेन का जवान कंट्रोल करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन ने एक नया और आधुनिक ड्रैगन ड्रोन भी तैयार किया है। इसे कुछ मोर्चों पर जंग लड़ते हुए भी देखा गया है। जरा देखिए कैसे ये ड्रोन मुंह से थर्माइट उगल रहा है। दावा है कि इसकी चपेट में आकर लोहा भी पिघल जाता है। दावा है कि साल 2025 में यूक्रेन इस ड्रोन का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की इसे कुर्स्क तक भेजने की तैयारी में है। यूक्रेन ने बेहद खास तरह की ड्रोन मिसाइलें भी तैयार की हैं। जी हां, सही सुना आपने, मिसाइल ड्रोन। यूक्रेन की पहली मिसाइल ड्रोन का नाम है पेक्लो। दूसरी मिसाइल ड्रोन का नाम पालानत्सिया रखा गया है।
पेक्लो और पालानित्सिया यूक्रेन का बेहद खास हथियार है। दरअसल ये दिखती किसी क्रूज मिसाइल की तरह है, लेकिन काम एक ड्रोन की तरह करता है। पालानित्सिया की बात करें तो इसकी लंबाई करीब 15 फीट है, वहीं इसकी रफ्तार 500 किलोमीटर प्रति घंटे है। यूक्रेन इसकी रेंज 700 किलोमीटर होने का दावा करता है। यह 20 किलो से 50 किलो तक वॉरहेड लेकर जाने में सक्षम है। 2025 में ज़ेलेंस्की ने ऐसी 3000 ड्रोन मिसाइल तैयार करने का फैसला किया है। एक तरफ ज़ेलेंस्की नए हथियार जंग में लेकर आने वाले हैं, वहीं नए ट्रेन सैनिकों की टुकड़ी भी यूक्रेन जंग में लड़ने के लिए तैयार है। इन सैनिकों को खास तौर पर पोलैंड में ट्रेनिंग दी गई है। ज़ेलेंस्की की तैयारियों से साफ है कि 2025 में रूस के लिए यूक्रेन में लड़ना बेहद मुश्किल होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सीरिया के बाद मिस्र में भी हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। राष्ट्रपति अब्देल फतेह के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए हैं और इस बीच इजराइल मौके की तलाश में है। अगर तख्ता पलट हुआ तो सीरिया की तरह मिस्र में इजराइल विस्तार कर सकता है, जबकि इजराइल के मंसूबे पर तुर्की ने धमकी दे डाली है और सीरिया को लेकर दोनों के बीच युद्ध जैसी स्थिति कभी भी बन सकती है। जैसा सीरिया में हुआ वैसा मिस्र में करने की तैयारी, क्योंकि मिस्र में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। हजारों लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर लगे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के पोस्टर फाड़ डाले और सड़क जाम करके गुस्सा निकाला। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति अब्देल फतेह की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। वो भ्रष्टाचार, गिरती अर्थव्यवस्था और नागरिक अधिकारों के दमन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इस दौरान अरब स्प्रिंग क्रांति से जुड़े नारे लगाए गए। 2013 में मोहम्मद मुर्सी का तख्ता पलटकर अब्देल फतेह अल सीसी राष्ट्रपति बने थे। इससे पहले वो सेना के कमांडर इन चीफ थे। वो पिछले 11 साल से मिस्र की सत्ता संभाल रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ मिस्र के लोगों में आक्रोश पैदा हो गया है। साल 2019 में भी इसी तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसे उन्होंने दबा दिया था। लेकिन अब फिर से उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। कहा जा रहा है इसके पीछे इजराइल है, जो सीरिया की तरह तख्ता पलट कराकर ग्रेटर इजराइल का मंसूबा पूरा करना चाहता है। अगर मिस्र का सीरिया जैसा हाल हुआ तो इजराइल मिस्र के हिस्सों पर उसी तरह कब्जा कर सकता है, जैसे दक्षिणी सीरिया में गोलन हाइट्स का विस्तार कर रहा है। इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने अतिरिक्त फोर्स सीरिया भेजी है, जिसे लेकर तुर्की भड़क गया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने धमकी दी है, अभी या कुछ वक्त में इजराइल को सीरिया से जाना पड़ेगा, कब्जा किया इलाका खाली करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे खदेड़ दिया जाएगा। दरअसल तुर्की इजराइल को धमकाकर सीरिया की अंतरिम सरकार का हितैषी बनने की कोशिश में है, जिससे उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों का खात्मा किया जा सके और वहां तुर्की अपना कब्जा जमा सके। यानी सीरिया में अभी भी स्थिति ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि सीरिया तुर्की और इजराइल की जंग का मैदान बन जाए, जबकि ईरान पहले से ही भड़का हुआ है। IRGC कमांडर हुसैन सलामी ने धमकी दी है, मैं अपने दुश्मनों से कहना चाहता हूं कि हम ताकतवर हैं, हम सक्षम हैं, हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। तुम्हारा मंसूबा हम पूरा नहीं होने देंगे, तुम्हारी पहली गलती आखिरी साबित होगी। यानी IRGC ने इशारा दे दिया है कि जो सीरिया में किया गया वो आगे नहीं होने दिया जाएगा, ना ही यमन में और ना ही मिस्र में, फिर चाहे अमेरिका और इजराइल मिलकर कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक तरफ खुशियों से भरी मुस्कुराहट है तो दूसरी तरफ नफरत की आग। दोनों तस्वीरें क्रिसमस से जुड़ी हैं, लेकिन दोनों जगहों का फासला बहुत बड़ा है। जहां क्रिसमस की खुशियां हैं वो अंतरिक्ष की तस्वीरें हैं,
जबकि जहां क्रिसमस ट्री को जलाया जा रहा है वो धरती पर मौजूद सीरिया नाम का देश है। इन दोनों तस्वीरों में एक तरफ वो लोग मौजूद हैं जो विज्ञान को नए आयाम तक पहुंचाने में जुटे हैं, दुनिया को तरक्की की राह पर बढ़ाने में जुटे हैं। लेकिन धरती पर मौजूद कुछ लोगों ने क्रिसमस ट्री को जलाकर कट्टरता की जड़ों को मजबूत करने की कोशिश की है। इस कट्टरता से ना तो किसी देश का विकास संभव है और ना ही मानवता की भलाई। सीरिया के हमा शहर के पास क्रिसमस ट्री को जलाए जाने के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। सीरिया में बशर अल असद की सरकार के खिलाफ विद्रोह करने वाले इस्लामी संगठन ने भी इस घटना पर दुख जताया है। इस्लामी संगठन ने यह भी कहा कि क्रिसमस ट्री को जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ अंतरिक्ष से धरती पर वापसी का इंतजार कर रही एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स स्पेस स्टेशन पर ही क्रिसमस मना रही हैं।